Hello warriors, I am Amrendra Tiwari and you are watching Bodhisattva BCS. In this particular video, I would like to share a very important strategy for the essay writing for upcoming 70th BPSC मेंस एग्जामिनेशन। स्पेशली यदि बिहार सेक्शन की बात करें तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिस स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं, देखो हमारा आज का टॉपिक है ककरो बोरे बोरे नून और ककरो रोटियों पर आफत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक असमानता का डिनोशन, यह लोकोक्ति या प्रवर्ब जो है, कैसे इसको डिकोड करेंगे और कैसे एक होलिस्टिक लेवल से ऐसे लिखा जाता है। देखो, आप लास्ट मोमेंट पे हो, अब किलिंग इंस्टिंक्ट ही आपके सफलता का निर्धारक बनेगा। आप साल भर, 1.5 साल 2 साल से पढ़ते आ रहे हो, इतना फिजिकली और मेंटली टॉर्चर होने के बावजूद भी अभी भी आपने अपना टेम्परामेंट बना के रखा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज अ मेंटर और रियल मेंटर मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सही गाइडलाइन प्रोवाइड करूँ। एक ऐसे का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास जो भी जानकारियां हैं उसको कुछ गद्यांशों में, कुछ पैराग्राफ में आप व्यक्त करके आ जाते हो। देखो, ऐसे में ना संपूर्णता की आशा रखी जाती है, पूर्णता नहीं संपूर्णता की आशा रखी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग एंड डिकोडिंग द मीनिंग एंड ऑल डायमेंशन ऑफ ककरो बोरो बोरे नून और ककरो रोटियों पर आफत, मैं आपको कुछ कंटेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, ऐसे के सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है वर्ड्स का, उस पर कुछ डेटा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो एशे का मेन सबसे बड़ा हिस्सा होता है ऑब्वियस, वो आपकी अवधारणाएं एवं विचार होते हैं। इस पे आपके शब्दों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, वो 40 से 45% के बराबर होना चाहिए। वहीं जो तार्किकता होती है, उसको आप जस्टिफाई करते हो, ये सारी चीज़ें जो भी आपके तर्क हैं, 30 से 35% शब्दों का डिस्ट्रीब्यूशन इनके लिए होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपके तर्क हैं, जो आपके अवधारणा हैं, जो आपके विचार हैं, इनको कैसे आप जस्टिफाई करोगे? तथ्यों से और आंकड़ों से। तो ये तथ्य और आंकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कभी कभी देखा ये जाता है कि बच्चे जो हैं इसी सेक्शन को काफ़ी ज़्यादा मिस कर देते हैं, 5-10% वेटेज देते हैं, अपने शब्दों का डिस्ट्रीब्यूशन इनके लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ना करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त ये ध्यान नहीं, मतलब शुरुआत में कहा था कि देखो, करंट अफेयर्स ना सब्जी काटने वाली चाकू है, बहुआयामी उपयोग है इसका। केवल ये नहीं कि आप चीज़ों को पढ़ रहे हो और पर्टिकुलर टॉपिक से प्रश्न पूछे या चाहे ना पूछे, प्रश्न पूछता है तो लिख पाओगे, या नहीं पूछेगा तो नहीं लिखेगा, नहीं पूछेगा तो नहीं लिखोगे। उसका अनेक जगहों पे यूज हो सकता है। और देखो कैसे ये सामाजिक असमानता का डिनोशन, जो प्रवर्ब अभी लोकोक्ति पूछी गई है, इसमें कैसे आपके करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा मतलब अप्रोच होने वाला है। फिलोसफिकल अप्रोच भी है, साहित्यिक अप्रोच भी है। पूरा कैसे ऐसे लिखा जाता है मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ विश्लेषण और मूल्यांकन पे जो निष्कर्ष वगैरह आप देते हो, उस पर 10% शब्दों का जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो जाके आपका जो संपूर्ण ऐसे होता है वो होलिस्टिक होता है और आपके अच्छे खासे नंबर जो है 100 में से आराम से आपके 70-80 के बीच आपके नंबर मिल जाएंगे डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक शब्द पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ककरो बोरे बोरे नून, मतलब किसी के पास ढेर सारे नून है, बोरे 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 इकट्ठा करके रखा गया है। और किसी को रोटियों पर आफत है, मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी के पास बहुत सारे संसाधन हैं और किन्हीं के पास अपनी बेसिक नीड्स को, इवन इफ 2 जून की रोटी खाने में उनके लाले पड़े हुए हैं। डियर एस्पिरेंट्स, उपरोक्त लोकोक्ति को यह शायरी सार्थक अर्थ प्रदान करती हुई आपको दिख रही होगी कि रोटी के लिए तरसते हैं कई इस जहां में, किसी के महलों में सोने की दीवारें हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आप इस क्रोनिक कैपिटलिज्म के अवसर पे और इस एरा में आप देख रहे होंगे कि अंबानी सरीखे जो टॉप नॉचेज इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अपने इंडिया के या एशियन कॉन्टिनेंट के, जिनके बेटे की शादी महीनों महीनों चलती है, और वहीं मुंबई के धारावी या जो भी मलिन बस्तियां हैं वहाँ पे देखते होंगे कि अमूमन कुपोषण से और मलेरिया से, डेंगू से सैकड़ों परिवार के सदस्य जो हैं, परिवारों के सदस्य जो हैं, अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। तो आपने देखा कि एक जो है शादी पर निरर्थक खर्च कितना हो रहा है, जहाँ मतलब जिसमें गेस्टों को इंटरटेनमेंट करने के लिए विदेशी नचनियों को ला के नचाया जाता है, वहीं मुंबई के सड़कों पर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने 2 जून की रोटी जो है बहुत ही मुश्किल, मतलब अप्रोच से कमा पाते हैं और खा पाते हैं। भारतीय समाज में जो आर्थिक असमानता है ना डियर एस्पिरेंट, और जो संसाधनों का असमान वितरण है, यह कहावत जो है उसको बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत आपको करती दिख रही होगी। ठीक है,
कहने का मतलब इस कहावत का अर्थ है कि किसी के पास इतना अधिक संसाधन होता है कि वह उसका मूल्य नहीं समझ सकता, जबकि किसी के पास बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी साधन नहीं होते, डियर एस्पिरेंट्स। और यह जो कथन है, यह लोकोक्ति है, जो सारगर्भित लोकोक्ति है, जो सामाजिक असमानता को व्यक्त कर रही है, आर्थिक असमानता को व्यक्त कर रही है। यह केवल सामाजिक और आर्थिक विषमता को ही उजागर नहीं करती है, यह असामाजिक न्याय को भी दर्शा रही है, सामाजिक न्याय को भी दर्शा रही है कि किस हद तक एक वर्ग को उसके मतलब जो भी संसाधन पे उसका हिस्सा होना चाहिए उसको उससे वंचित रखा गया है। और किसी के पास असीमित संपत्ति और संसाधन है, जबकि दूसरी ओर गरीब और निम्न आय वर्ग के अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह स्थिति न केवल आर्थिक असमानता को दर्शाती है बल्कि सामाजिक अन्याय की ओर भी इशारा करती है, डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे विचार, ये हो गए हमारे तर्क, ये हो गए हमारी अवधारणाएं। अब इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? जैसे मैंने शुरुआत से बताया कि आप जो भी लिखते हो आपके विचारों का यहाँ पे कोई मूल्य नहीं है। यहाँ पे अब क्या लिखोगे आप इसको जस्टिफाई करने के लिए? विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार ऐसा बताया गया है कि भारत की शीर्ष 10% आबादी जो है राष्ट्रीय आय का लगभग 57% अर्जित करती है, जिसमें शीर्ष 1% के पास 22% आय का हिस्सा है और इसके विपरीत निचले 50% आबादी की आय की हिस्सेदारी जो है मात्र 13% है। दैट मीन्स जो हम कह रहे हैं, जो हमारा आकलन है, जो हमारा तर्क है, उसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास प्रॉपर आंकड़े हैं। ठीक है ना? बीपीएससी ने केस का और माननीय उच्च न्यायालय ने, पटना उच्च न्यायालय ने केस जो है क्यों रद्द कर दिया 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स वाला? क्योंकि हमारे पास क्या थे, उनका ये कहना था कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। तो केवल आपके जो विचार हैं और केवल दोषारोपण है उसके आधार पे हम किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते, हमारे पास प्रूफ भी होना चाहिए। तो एज ए एस्पिरेंट्स वाइल राइटिंग द एसे फॉर 70th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन वी हैव प्रॉपर डेटा टू जस्टिफाई ककरो बोरो बोरे नून और ककरो रोटियों पर आफत। डियर एस्पिरेंट, इस असमानता को दूर करने के लिए हमको सरकारी नीतियों, योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। गरीबों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर इस अंतर को कम किया जा सकता है और साथ ही समाज के जो सबसे अधिक संवेदनशील तत्व होता है ना, एलिमेंट होता है, उसको उभर के सामने आना चाहिए। समाज को दयालु बनना चाहिए ताकि संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित हो सके। भारत में आर्थिक असमानता केवल वर्तमान नीतियों और व्यवस्थाओं का ही परिणाम नहीं है बल्कि इसके ऐतिहासिक कारण भी हैं और इन कारणों ने लंबे समय तक समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय और संपत्ति के समान वितरण को जन्म दिया है, डियर एस्पिरेंट। ठीक है, अब इन कारणों को हम खंगाल के देखेंगे। अब तो हमने कह दिया कि बहुत सारे ऐतिहासिक कारण हैं, लेकिन आप इसको जस्टिफाई करोगे कि नहीं करोगे? अपना डेटा और अपना तथ्य वगैरह डालोगे कि नहीं डालोगे? बिल्कुल डालोगे। पहला कारण, औपनिवेशिक शासन और आर्थिक शोषण। देखो, ब्रिटिश शासन आप सबको पता है कि 1757 के बाद से लेकर प्लासी के युद्ध से 1947 के दौरान, मतलब इस बीच के दौरान जो है भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य ही हो गया था ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटेन को लाभ पहुंचाना। और इस जो उनके द्वारा जो नीतियां तैयार करी गई, जो आर्थिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जो उनके पिछलग्गू थे, जो उनके पैर धो के पीने वाले थे, उनके पास धन संग्रहण होते गया और जो लोग आम आदमी थे और एक हाथ मतलब दूसरे हिस्से पे खड़े थे, जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ते चले गए। कृषि पर इन्होंने नियंत्रण किया, जो हमारी एग्रीग्रियन सोसाइटी थी ऋग्वैदिक काल से ही, और हर एक गांव जो है अपने आप में आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे। इस ब्रिटिश नीतियों जैसे कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महारवाड़ी व्यवस्था ने किसानों का शोषण किया, जिससे ग्रामीण गरीबी बढ़ी और भारतीय जनमानस को आर्थिक रूप से सशक्त करने वाली कृषि व्यवस्था जो है धराशायी हो गई। उसी तरीके से औद्योगिक विनाश किया इन्होंने। इंडस्ट्रियलाइजेशन के फलस्वरूप जो औद्योगिकरण हुआ था, उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति आई थी, तो मशीनीकृत सामानों को रेलवे के माध्यम से इन्होंने हमारे
पूरे भारत के शरीर को चीरते हुए उसके वेन्स तक, उसके हार्ट तक, गांव तक पहुंच गए और ग्रामीण से लेकर शहरी उद्योगों का इन्होंने नाश कर दिया, जिसे स्थानीय कारीगर और व्यापारी जो लोग भी थे, जो संस्थागत हमारे और पारंपरिक उद्योगों में, विशेषकर जो वस्त्र उद्योग थे उसमें काम करते थे, उनके हाथ से छिन गया और वो लोग बेरोजगार हो गए और दर बदर भटकने के लिए क्या हो गए, दर बदर भटकने के लिए जो है विवश हो गए। इसके साथ साथ ड्रेन ऑफ वेल्थ इनकी जो पॉलिसी थी, अपनी सेवा अपने लोगों से कराना और उसके बदले में जो उनका खर्च होता है वो भारतीयों से वसूलना और फिर उस धन को अपने यहाँ भेजना, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ था जिसका दादा भाई नौरोजी ने इसका वर्णन किया। तो एक तरीके से जो संपत्ति का हस्तांतरण हुआ वो यहाँ से शिफ्ट होके इंडियंस के हाथ से निकल के ब्रिटेन के पास चला गया, जिसे इंडियंस जो है गरीब हो गए। इसके साथ साथ जो हमारी जाति आधारित सामाजिक संरचना थी, देखियो भारतीय समाज में ना सदियों से आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल से ही जाति प्रथा प्रभावी रही है, जिसमें कुछ जातियों को संसाधन और संपत्ति पर नियंत्रण तो मिला, लेकिन अन्य जो है उससे वंचित रह गए और उच्च जातियां जमीन, शिक्षा, व्यापार में प्रभुत्व बनाए रखी बहुत सालों तक, सदियों तक, जबकि निम्न जातियों को कृषि श्रमिक या दास श्रेणी तक सीमित कर दिया गया। तो ऑब्वियस जिनके पास जमीन, शिक्षा और व्यापार में प्रभुत्व होगा वो आगे बढ़ते जाएंगे और जो निम्न दोयम दर्जे पे खड़े हैं वो क्या होते जाएंगे, गरीब होते जाएंगे। तो जो ये खाई है ना, ये बढ़ती गई है। अभी भी वर्तमान स्तर में क्रॉनिक कैपिटलिज्म के इस दौर में जो है ये खाई और बढ़ती जा रही है। और अभी आपको बात करें कि बाजारवाद इतना हावी हो गया है कि अब हमारी सांसें भी हमें खरीदनी पड़ रही है। डियर एस्पिरेंट्स, जाइए और उन शहरों को देखिए जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बदौलत इतना पॉल्यूशन हो गया है कि उस शहरों की आबो हवा ख़राब हो गई है और आपको रहने के लिए आपके घर में वो ईयर प्यूरीफायर लगाना पड़ रहा है, या बीमार पड़ जाते हो, ये तो बहुत सारी चीज़ें। अब आपको एयर टैक्स भी देना पड़ेगा आने वाले समय में, इससे नकारा नहीं जा सकता। तो ये किसका परिणाम है? बाजारवाद का परिणाम है, जिसमें टॉप नॉच पे बैठे हुए लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अंधाधुंध औद्योगिकरण करते जा रहे हैं और दोयम दर्जे के लोग जो निचले स्तर पे हैं, लोअर स्टाटा पे हैं, उनके मजदूर बन के रह गए हैं और उन्हीं के द्वारा उत्पादित सामानों को खरीद के और गरीब होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं। तो ये आर्थिक असमानता हर एक स्तर पे बढ़ती जा रही है। वहीं जमींदारी और भूमि असमानता की बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान आपने जमींदारी प्रथा पढ़ी होगी। जो जमींदारों का, नए जमींदारों का उदय हुआ ना बिचौलियों के रूप में, वो एक जोंक के तरीके से उनका उदय हुआ, ठीक है। और उन्होंने भारतीय किसानों की, भारतीय जनमानस का जो टोटल खून था उसको चूस कर अपने आप को धनी बनाए और ब्रिटेन को इन्होंने धनी बनाया। इसके साथ साथ 1947 के बाद जो है भूमि सुधार की बहुत सारी कोशिशें की गई, आपको पता है, लेकिन प्रभावी रूप से, समान रूप से संपूर्ण भारत में ये नहीं हो पाई और बड़े जमींदारों का प्रभुत्व बना रहा, जिससे भूमि असमान वितरण और आज भी ग्रामीण असमानता जो है इसका प्रमुख कारण है। और आप गांव में अभी भी देखते होंगे कि किसी के पास पहनने के लिए लाखों रुपए के कपड़े हैं, चलने के लिए कई सारी गाड़ियां हैं, कितनी मवेशियां हैं, कितने खेते हैं, कितने नौकर चाकर हैं, वहीं बगल में झोपड़ी में रहने वाला बहुत सारे लोग जो है अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो ये दर्शा रहा है कि किसी के पास बोरे बोरे नून है और कोई रोटियों पे क्या है, आफत है। आज़ादी के बाद भी बहुत सारी आर्थिक नीतियाँ आती हैं जो असमानता का कारण बनती है। 1950 से 1991 तक आपको पता है कि लाइसेंस राज था और नियंत्रित अर्थव्यवस्था ने जो है आर्थिक अवसरों को सीमित कर दिया, जिससे केवल कुछ उद्योगपतियों को ही लाभ हुआ। और 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ उदारीकरण के बाद, तो बड़े कॉरपोरेट्स और अमीर वर्ग को अधिक अवसर मिले, लेकिन ग्रामीण और निम्न आय जो है वर्ग आय जो है वो पीछे रह गए। तो ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आय और अवसरों की खाई जो है और चौड़ी होती गई। इसके साथ साथ आप देखोगे शिक्षा और कौशल में भी असमानता। ऐतिहासिक रूप से आप देखोगे तो उच्च जातियों और संपन्न वर्गों ने शिक्षा जो है अपने हाथ में रखा था, उसका कंट्रोल, वहीं शिक्षित होते थे और लोअर स्ट्राटा के लोग नहीं शिक्षित हो पाते थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में शिक्षा सुधारों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच मिली।
तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव भी आर्थिक अवसरों में असमानता का कारण बना। लैंगिक असमानता और महिला श्रम भागीदारी दर भी ये दृष्टिगोचर है कि भारत में ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति से वंचित रखा गया और शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की सीमित भागीदारी आर्थिक असमानता को बढ़ाने वाला कारण बनी। डियर एस्पिरेंट, इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की कमी आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ भौगोलिक असमानता की बात करें, जिसमें भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विकास में ऐतिहासिक असमानता रही है। आपने देखा होगा कि ब्रिटिश काल के दौरान कोलकाता, मुंबई और मद्रास जैसे शहरों की प्राथमिकता दी गई। वहीं आप देखोगे मॉडर्न डेज में या जब लिबरलाइजेशन हुआ तो उसके बाद जो है जो कोस्टल रीजन थे उसको ज़्यादा डेवलप करने का कोशिश करा गया, जो सदर्न स्टेट थे उसको ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करा गया। डेवलपमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ और इस वजह से भौगोलिक असमानता भी डेवलपमेंट के स्तर पे हमें दिखने को मिली। और सामाजिक और राजनीतिक कारण तो एक मुद्दा है ही। भारत में ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक सत्ता पर उच्च वर्गों और संपन्न समुदायों का प्रभुत्व रहा है शुरुआत में। हालांकि अभी डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी हद तक हो गया है। राजनीतिक नीतियां अक्सर संपन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, लेकिन अब देखना, अब संपन्नता जो है और विपन्नता का अर्थ केवल जातिगत आयाम को जोड़ के देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे पिछड़ के रह जाओगे। ये आर्थिक रूप से हो गया है और आर्थिक रूप से नीतियाँ अक्सर संपन्न वर्गों के हितों के लिए ही बनाई जाती है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अगर बात करें तो अभी कोई बहुत बड़ा मतलब उद्योगपति 4-5 आ जाएं और बिहार गवर्नमेंट को कहें कि भैया हम आपको इतना फंडिंग कर देंगे चुनाव में, या हम आपके पार्टी में इतना पार्टी फंड में डाल देंगे और हमारे हित में वो बनाओ, एक गांव के गांव उजाड़ दो, तो बिहार सरकार उजाड़ देगी। डियर एस्पिरेंट्स, यही हकीकत है। आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए बनाए गए, लेकिन ये हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा रेडिकल अप्रोच हो गया, ठीक है। तो ये समाजवाद का एक थोड़ा सा रेडिकल अप्रोच हो गया, तो इसको थोड़ा सा लिखना नहीं है, लेकिन बैलेंस अप्रोच के साथ हमें लिखना है, जो कि चीज़ें मैंने इसमें मेंशन करा है। आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए बनाए गए कई कानून और नीतियां प्रभावी रूप से लागू भी नहीं हो सकी, जिसके वजह से समानता जो है, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता व्याप्त होती गई। तो हमने देखा कि इन कारणों से पहले शुरुआत में हमने देखा कि जो केकरो घरे बोरे बोरे नून और ककरो रोटियों पर आफत कैसे जस्टिफाई करा हमने, और इसके पीछे के क्या कारण थे, ये अभी तक सारे हमने कारणों को गिना लिया। और इस आर्थिक असमानता के दर्द को दुष्यंत कुमार की अगली लाइन से, अगली पंक्तियों से हम समझ सकते हैं। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। आपने देखा होगा कि इस आर्थिक असमानता की खाई की वजह से दोयम दर्जे पे या लोअर स्टार्टअप पे खड़े हुए लोग अपने बेसिक नीड्स को पूरा करते 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 बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और काल के कलुषित हो जाते हैं, फिर भी अपने जीवन का आनंद वो नहीं ले पाते हैं। और कभी कभी तो इतना थक जाते हैं, इतना हार जाते हैं कि वो आत्महत्या तक करने के लिए आतुर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, आतुर क्या विवश हो जाते हैं, और उनके पास अंतिम पर्याय वही होता है। डियर एस्पिरेंट, ये समाज जो है, समाज में और जंगल में ज़्यादा फर्क नहीं है। समाज में जहाँ पे आप देखे होंगे कि जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वह आपको नोचने के चक्कर में लगा हुआ है, वो आपके पोषण का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। ये है बाजारवाद और ये है आर्थिक असमानता का परिणाम। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। आर्थिक असमानता वैश्विक स्तर पर एक गंभीर मुद्दा है और विभिन्न देशों, क्षेत्रों और समाजों में आय, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के अंतर को भी ये दर्शा रहा है। डियर एस्पिरेंट, हाल के दशकों में यह समस्या और अधिक जटिल हो गई है, जिससे सामाजिक असंतोष, गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियां उत्पन्न हो गई है। इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने ऑक्सफैम के रिपोर्ट 2024 को दिया है, जिसके अनुसार दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का लगभग 46% हिस्सा है, जबकि आधी आबादी के पास मात्र 2% संपत्ति है। डियर एस्पिरेंट, और देखो, और ये जो असमानता है ना, केवल हमारे यहाँ ही विद्यमान नहीं है। आप देखोगे कि हमेशा जो प्रोडक्शन वर्ग जो प्रोडक्शन करता है, ठीक है, जो बाजारवाद के टॉप नॉच पे बैठे हुए हैं, इस आर्थिक असमानता को क्या कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। अमेरिका और कनाडा जैसे देश में उच्च आय वर्ग और मध्य आय वर्ग के बीच भी असमानता बढ़ी है। यूरोप में कल्याणकारी राज्य प्रणाली के कारण आर्थिक असमानता अपेक्षाकृत कम है, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में असमानता फिर भी क्या है, एक मुद्दा बनी हुई है।
यही बात करें, चीन और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे शहरी और ग्रामीण आय असमानता बहुत अधिक है। जापान और दक्षिण कोरिया में आय असमानता जो है अपेक्षाकृत कम है। वहीं अफ्रीका में देखें तो यहाँ पे आर्थिक असमानता अत्यधिक है। कई देशों में कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के पास है। भ्रष्टाचार, कमजोर शासन और संसाधनों की अनुचित खपत से असमानता को बढ़ावा मिला है। और जब भी देखो, जब खाई बढ़ेगी ना तो कोलैप्स होना मतलब लाजमी है। जब भी धनी और गरीब वर्ग के बीच अंतर अधिक बढ़ जाता है तो विरोध प्रदर्शन, आंदोलन और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है। जैसे अमेरिका में ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन, इससे आप परिचित होंगे। चिली में कर सुधार आंदोलन, ये भी क्या था, ये विरोध प्रदर्शन था धनी और गरीब के अंतर के बढ़ते अंतर के बदौलत। इसके साथ साथ भारत में नक्सलिज्म आर्थिक असमानता का ही क्या है, परिणाम है। शुरुआत तो इसी वजह से हुई थी। भारत में आर्थिक असमानता बहुत हद तक सामाजिक अन्याय का भी परिणाम है। बहुत सारे कारण हमने ऊपर देखे हैं, कुछ कारणों को इसमें देख लीजिए। जाति का आधारित असमानता, ऐतिहासिक रूप से SC ST OBC को आर्थिक अवसरों से वंचित रखा गया। ठीक है, शिक्षा, नौकरी और भूस्वामित्व पे ऊंची जातियों का वर्चस्व रहा, जिससे सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ी। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार भारत में उच्च जातियों की औसत संपत्ति दलितों और आदिवासियों की संपत्ति से 7 गुना अधिक है। भूस्वामी और कृषि असमानता, आज़ादी के बाद देखो भूमि सुधार हुए नहीं। बड़े बड़े जमींदार गरीब किसानों के बीच अंतर बना रहा। NSSO कहता है कि भारत के 86% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, जबकि बड़े जमींदारों के पास अब भी अधिक उपजाऊ भूमि है। लिंग आधारित असमानता है, महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और संपत्ति में समान अधिकार मिलना नहीं है। अभी भी समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब निम्न स्तर के सोचने वाले लोग, जो महिलाओं को समान बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की औसत आय 20 से 30% कम है। ये ILO का रिपोर्ट 2023 बता रहा है। सामाजिक बंधनों के कारण भी महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर 25% है, जो औसत 47% से बहुत कम है, वैश्विक औसत से। शिक्षा और अवसरों की भी असमानता है। गरीब परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे वे उच्च आय और पेशों में नहीं जा पाते। ASER मतलब असर रिपोर्ट 2023 के अनुसार ग्रामीण भारत में 5वीं कक्षा के 50% बच्चे जो है ना, दूसरी कक्षा की किताबें नहीं पढ़ पाते। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पास अच्छे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग तक पहुंच नहीं होती है। शहरी और ग्रामीण असमानता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, इंटरनेट की अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। आर्थिक असमानता को क्या होती है, ये बढ़ाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट 2023 को माने तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दर अभी भी 25% से अधिक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 13% तक है। डिजिटल असमानता भी इसका एक कारण है। गरीबों के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिससे कि वे डिजिटल अर्थव्यवस्था से बाहर रह जाते हैं। ट्राई की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में केवल 40% गरीब परिवारों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 75% है। ये उपयुक्त आंकड़े यह बताने के लिए स्पष्ट हैं कि ककरो बोरे बोरे नून और ककरो रोटियों पर आफत। अब इस आर्थिक असमानता के कारण सामाजिक अन्याय की अभिव्यक्तियां बहुत सारी आपको उभर के सामने आती हैं, जैसे गरीबी और भूखमरी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्थान है 125वां स्थान है, जो भारत में भूख की स्थिति को दर्शाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो भारत में 60% लोग स्वास्थ्य पर अपनी कुल बचत का 50% से अधिक खर्च कर देते हैं। ये WHO की 2023 की रिपोर्ट है। दैट मीन्स सरकारी अपेक्षा के ये लोग शिकार हैं, और यहाँ पे भी अभी सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्यगत सुरक्षा विद्यमान नहीं है। बेरोजगारी और श्रम शोषण की बात करें तो संगठित क्षेत्र में केवल 15% श्रमिक कार्यरत हैं, जबकि 85% असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। NSSO 2023 का रिपोर्ट है। इसके साथ साथ अपराध और असंतोष को जन्म मिलता है। इससे असमानता बढ़ने में समाज में असंतोष पैदा होता है, और यही असंतोष जो है अपराध को जन्म देता है। NCRB के आंकड़ों को देखें तो 2015 से 23 के बीच आर्थिक अपराधों में 35% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इन सब से मिटिगेट कैसे किया जा सकता है? शुरुआत में मैंने बताया था कि समाज को दयालु बनना पड़ेगा, समाज को दाता बनना पड़ेगा। तो और इस फिलॉसफी को जो सपोर्ट दे रहा है ना, वो महात्मा गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत दे रहा है, जो कि आर्थिक न्याय और सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण विचारधारा है।
और यह सिद्धांत संपत्ति के समान वितरण और आर्थिक असमानता को कम करने पर बल देता है। और आप सबको पता है कि गांधी जी कहते थे कि अपनी संपत्ति को समाज के कल्याण के लिए एक ट्रस्टी के रूप में उपयोग करें, न कि केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। ठीक है, आप देखोगे इनका कहना है कि धन और संसाधनों पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं बल्कि समाज का अधिकार होना चाहिए। पूंजी और उद्योगपति अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के भले के लिए करें। यह हिंसक वर्ग संघर्ष से बचने का अहिंसक तरीका है। इसके साथ साथ राज्य द्वारा बलपूर्वक धन संपत्ति छीनने के बजाय नैतिक दायित्व से समाज हित में धन का उपयोग किया जाए। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं कि आर्थिक असमानता को भारत में सबसे बड़ी सामाजिक समस्याओं में से उन्होंने एक माना है और इसके समाधान के लिए ठोस नीतियों की उन्होंने ज़रूरत बताई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि आर्थिक असमानता केवल धन संपत्ति के समान वितरण से नहीं बल्कि जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था से भी उत्पन्न होती है। उनका यह भी मानना था कि आर्थिक संसाधनों का समान वितरण जब तक नहीं होगा तब तक समाज में समानता स्थापित नहीं हो सकती है। स्पष्टतः किसी देश की उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक उस देश में सबसे पिछले लाइन पे खड़े व्यक्ति का विकास नहीं हो। और अमेरिकी उदारवाद के जनक तथा प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक एक थे, उनका कहना था कि सच्चा न्याय केवल तब संभव है जब समाज में सबसे कमजोर व्यक्ति की स्थिति में क्या हो, सुधार हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा प्रयास नहीं किया गया है इस सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए। जो ये दर्श मतलब जिसके लिए अभी कथन और लोकोक्ति ये कही गई है कि ककरो बोरे बोरे नून और ककरो रोटियों पे आफत, संवैधानिक रूप से भी व्यवस्था करी गई है। मौलिक अधिकार में हर एक तरीके से समानता अनुच्छेद 14, 15(1), 15(4), अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19(1) को मतलब लगा के इसमें अधिष्ठापित करके जो है संविधान के द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय को और समानता को लागू करने की कोशिश करी गई है। इसके साथ साथ डीपीएसपी के तहत प्रदान किए गए अनुच्छेद 38, 39, 41, 43 और 46, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर वर्गों की विशेष सुरक्षा और विकास के लिए राज्य को निर्देश दिया जाता है। रोजगार, शिक्षा के लिए दिया जाता है। अनुच्छेद 39B और 39C संसाधनों का समान वितरण और धन संपत्ति के एकत्रीकरण को रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ पंचायती राज में सबका समावेशन किया गया है। 243D और 243T के तहत SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है विकेंद्रीकृत शासन के माध्यम से आर्थिक अवसरों में वृद्धि करी गई है, जिससे कि सबका साथ और सबका विकास हो और सामाजिक न्याय जो है सब तक पहुंचे और आर्थिक न्याय और आर्थिक असमानता जो है वो दूर हो और आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके। इसके लिए सरकारी प्रयास भी करे गए हैं। मनरेगा 2005, राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2023, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, वित्तीय समावेशन के लिए भी और रोजगार के लिए भी बहुत सारी योजनाएं आई हैं। PMJDY 2014, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कृषि और ग्रामीण विकास योजनाएं भी, PM किसान, KCC योजना, E-NAM, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना। इसके साथ साथ शिक्षा और आरक्षण के लिए भी समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण, महिला सशक्तिकरण और वित्तीय सहायता के लिए योजनाएं दी गई हैं। तो इससे क्या होगा, सबका समावेशन होगा, वंचित वर्गों का समावेशन होगा, अस्पृश्यता को दूर करा गया है, जातिगत विभाजन को दूर करने का प्रयास किया गया है, रोजगार सृजन के लिए बात करी गई है, लिंगात्मक भेद को मिटाने के लिए बात करी गई है, जिससे क्या हो, शासन में सबकी भागीदारी हो, सब रोजगार में वो हों और रोजगार सृजन में सबका योगदान हो और उस सृजन से जो लाभ होता है उसका वितरण जो है डीपीएसपी द्वारा समान समाज में करने की कोशिश करी गई है। डियर एस्पिरेंट, आर्थिक असमानता भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यह केवल एक सामाजिक और आर्थिक समस्या नहीं बल्कि यह राजनीतिक और सांस्कृतिक अस्थिरता का भी कारण बनती है और बन सकती है। दुनिया में देशों को समावेशी विकास, शिक्षा सुधार और न्याय संगत कर प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से इस असमानता को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे हम ये कह सकें, न हो भूख से कोई मजबूर यहाँ, हर इंसान को मिले हक के मुकाम, जो रोशन करे सबके घर का दिया, ऐसी अमन की चले अब हवा, ऐसी अमन की चले अब हवा। तो देखो, जो भी मैं इतना
प्रीच करके आपके सामने कन्वे करने की कोशिश करी, इस टॉपिक को जस्टिफाई करने की कोशिश करी अपने हर एक विचारों को तथ्यों के, आंकड़ों के माध्यम से, तो ये एक संपूर्णता प्रदान करती है। ठीक है, आपने अवधारणा व्यक्त करी और इस अवधारणा को जस्टिफाई करने के लिए आपने ऑक्सफैम और नीति आयोग की रिपोर्ट और अन्य संस्थाओं की रिपोर्टों के द्वारा जो है इसको जस्टिफाई करा। इसके साथ साथ अपनी तार्किकता को भी जस्टिफाई करने के लिए आप तथ्य एवं आंकड़े प्रदान किए और अंततोगत्वा हमने विश्लेषण और मूल्यांकन भी कर दिया कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किया है, हमारे संवैधानिक पुरोधाओं ने प्रयास नहीं किया है, सबने प्रयास किया है, लेकिन अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसे आने वाले समय में राम राज टाइप की जो है कल्पना जो है वो साकार हो सके, सबके साथ न्याय हो, सब सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है समान हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे कोई बहुत बड़ा तीर और नहीं है। मार्केट के द्वारा आपको डराने की कोशिश करी जाती है, आपको मतलब थोड़ा बहुत प्रीच करके और मिसगाइड करने की कोशिश करी जाती है। तो आप जो भी विचार है, आप यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू राइट 800 और 1000 वर्ड्स फॉर एनी टॉपिक वट एवर यू हैव गिवन बाय BPSC। ठीक है, बट करना क्या है, संपूर्णता कैसे मिलनी है, कैसे अवधारणा पे कितने शब्द देने हैं, तार्किकता पे कितने शब्द देने हैं, तथ्य आंकड़ों के साथ अपने अवधारणाओं और तार्किकता को जस्टिफाई करना है, विश्लेषण और मूल्यांकन करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी जाके जो है आप सक्सीड कर पाओगे कंपटीशन में। वो मतलब आपको इंटेलिजेंट होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, सामान्य का ये परीक्षा होता है, कोई भी, आप चाहे PCS की बात कर लो या UPSC की बात कर लो, ये विशेषज्ञ के लिए परीक्षा नहीं होता है, सामान्य के लिए होता है। तो आपको धुरंधर बनने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट बनने की आवश्यकता है। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले IR के सीरीज में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।